तो बच्चों जब भी पुष्प की बात आती है तो हमें बहुत ही हैप्पीनेस सा फील होता है, या हम कहीं एक डिफरेंट एनर्जी आती है, क्योंकि डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर हमें देखने को मिलते हैं, तो एक अलग सी ही खुशी हमें महसूस होती है, हाँ या ना। तो पुष्प की जब भी बात आएगी तो वो क्या होगा, एंजियोस्पर्म के बारे में बात आएगी। जी हाँ, क्योंकि जब हमने 3rd चैप्टर में जो हमारा पादप जगत था तब हमने पढ़ा, तो उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से धीरे धीरे विकास हुआ, और विकास की ऐसी दृष्टि देखी लास्ट में कि जो बीज था उसमें बाहरी आवरण देखने को मिला, और बाहरी आवरण के साथ साथ पुष्पीय संरचना भी देखने को मिली। यही कारण है कि जो आवृत बीजी पादप है या फिर एंजियोस्पर्म्स है, इनको पृथ्वी का सबसे विकसित पादप कहा जाता है। नीट में ये पूछा जाता है, या फिर जो नेट का एग्जाम देते हैं वहां पर भी पूछा जा सकता है कि क्यों आवृत बीजी पादप को पृथ्वी का विकसित पादप कहा जाता है। क्लियर हो गई? तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल गई आपको। एंजियोस्पर्म में पुष्प एक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, और जो लैंगिक जनन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उत्तरदायी होता है। क्यों? क्योंकि पुष्प में 4 भाग होते हैं बेसिकली, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, इसके अलावा होता है हमारा नर जननांग भाग और मादा जननांग भाग, जो कि फर्टिलाइजेशन करके एक नया जायगोट बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, और आगे जाकर के एक नया पादप का निर्माण करते हैं। तो पुष्प में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, दैट मीन्स जो है लैंगिक जनन देखा जाता है। आया समझ में? तो इसलिए आवृत बीजी पादपों में पुष्प जो है एक महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, तो जो पुष्प के जो भाग हैं बेसिकली वो क्या क्या हैं? पुष्पासन, यानी कि जो आगे जो पुष्प रंध्र होता है आगे जाकर के चौड़ा हो जाता है, और वो क्या बनाता है, पुष्पासन बनाता है। फिर हम बोलते हैं कैलिक्स, यानी कि बाह्य दल। ये देखो कैलिक्स है, ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, बाह्य दल कह रहे हैं। कोरोला यानी कि दल, जो कि पेटल्स होती हैं हमारी, जो क्या बनाती हैं, जो कलर्ड फ्लावर लीव्स होती हैं वो। ठीक है, इसके अलावा पुमंग यानी कि नर जननांग भाग, और जायांग क्या है, हमारा मादा जननांग भाग कहलाता है। ठीक है, वो पुमंग और लास्ट में जायांग। इसको हम इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, फिर है कुछ फूलों में कैल्किस तथा कोरोला में कोई अंतर नहीं होता। कैसे? देखो बच्चों, ये है कैल्किस, ठीक है, और ये है कोरोला, यानी कि जब इस तरीके से हमारा एक वो होता है, ठीक है, ये होती है हमारी कैल्किस और ये होता है हमारा कोरोला, हाँ या ना। देखो, ये होती है हमारी कैल्किस, ये होता है कोरोला। ठीक है, ये कैल्किस बना दी, ये कोरोला बना दिया। तो जब कैल्किस और कोरोला में कोई भी अंतर ना हो, वो आपस में फ्यूज्ड हो, है ना। वापस बता रही हूँ, क्योंकि पेरिनेथ जो होता है यानी कि परिदल पुंज जो होता है इंपॉर्टेंट चीज है। नीट में क्वेश्चन आता है इस पे कि जो परिदल पुंज है वो आगे जाकर के किस तरीके से काम करेगा। जो परिदल पुंज है, पेरिनेथ इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो पेरियंथ जो होता है वो बच्चों कब होता है, जब कोरोला और कैलिक्स में कोई अंतर नहीं होता, वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं। तो इस तरह का जो संरचना होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परिदल पुंज कहते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरियंथ। क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। आया समझ में? तो उदाहरण क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, प्याज। क्या होगा, प्याज इसका एग्जाम्पल है। आपसे पूछा जाता है, देखो बच्चों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, है ना, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोक रही हूँ, क्यों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। जैसा कि जितना हो सकता है मैं एग्जाम्पल यहाँ देती हूँ, एक्स्ट्रा भी आपको बताती हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात मानो, यदि नीट आपको क्लियर करना है या बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, अपनी 11, 12 बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी है, तो जितनी भी आपके एनसीईआरटी बुक में जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए हैं वो अच्छे से कंठस्थ कर लो, अच्छे से रिकॉल कर लो, बार बार कहीं पर एक साथ लिख लो, एक सारणी बना करके, ताकि कभी भी आप नीट में कोई कंपटीशन एग्जाम में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ना आपको ये लगे कि ये चीज़ मैंने नहीं करी, क्योंकि सब चीज़ें आपको आती है, बस ये कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं या चीज़ों को हम अवॉइड कर देते हैं। हम सोचते हैं अरे ये पेरियंथ ठीक है, आ जाएगा तो ठीक है, अरे परिदल पुंज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जहाँ मैं आपको इंडिकेट कराती हूँ, प्लीज़ आप कॉपी पेन बुक अपनी लेकर के बैठा करो, ताकि उस चीज़ को हाईलाइट कर सको। ठीक है, ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, मानना ना मानना आपके ऊपर है। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, प्याज है। पुमंग व जायांग की उपस्थिति के आधार पे अब हमने क्या देखना है, पुमंग और जायांग, यानी कि हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो लैंगिक जनन अंग है यहाँ पर पुष्प के अंदर, उसकी उपस्थिति के आधार पर जो पुष्प है
ठीक है, वो कैसा हो सकता है, एक लिंगी हो सकता है, द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी हो सकता है। ठीक है, तो एक लिंगी यानी कि या तो मादा जनन भाग हो या फिर नर जनन भाग हो, दोनों जो अंग है वो एक साथ ना हो, है ना। तो एक लिंगी जब किसी फूल में एक पुंकेसर, ठीक है, यानी कि एक नर जनन भाग हो सॉरी, या फिर एक अंडक जो कि मादा जनन भाग हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक लिंगी कहलाता है। यानी कि एक लिंग, एक ही लिंग पाया जा रहा है, एक ही जनन अंग पाया जा रहा है, यहाँ पर या तो मादा होगा या फिर नर होगा। तो इस तरह के पुष्प को हम क्या बोलेंगे, एक लिंगी पुष्प होगा। और उदाहरण क्या है इसका, पपीता, पपाया इसका एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, लिख लो प्लीज एग्जाम्पल, एनसीईआरटी की बुक में और दे रखा है तो वो भी मेंशन कर लेना। ठीक है, और एक्स्ट्रा आपको आता है तो वो भी मेंशन कर लेना। द्विलिंगी या फिर उभयलिंग, यहाँ पर दोनों जो है लिंग प्रेजेंट है, मादा जनन अंग भी है और नर जनन अंग भी है। तो जब फूल में पुंकेसर और पुमंग, ठीक है, यहाँ पर जायांग आएगा। ठीक है, ये हो गया पुमंग। ठीक है, जब पुमंग और जायांग एक साथ दोनों प्रेजेंट हो तो उसको हम द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी कहेंगे, जैसा कि धतूरा, सरसों और कपास। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब है हमारी सिमेट्री, जो सिमेट्री है पुष्प को हम बीच में से कट कर रहे हैं तो वो कितने भागों में बट रहा है, बट भी रहा है या नहीं बट रहा, समान भागों में किस तरीके से बांटा जा सकता है, उस आधार पे, उस सिमेट्री के आधार पे, उस सममिति के आधार पे पुष्प को हमने 3 तरीके से बांटा है। एक तो है त्रिज्या सममिति पुष्प, एक है हमारा एक व्यास सममिति पुष्प, और लास्ट है हमारा असममित, जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती है। तो सममिति में फूल जो होते हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं, त्रिज्या सममिति यानी कि जो नियमित हो, जो भी अक्ष से आप काटोगे उसमें आपको नियमित एक समान संरचना मिलेगी। एक व्यास सममित यानी कि द्विपार्श्विक, दोनों समान भाग। ठीक है, बीच में से काटोगे तो 2 समान हमें मिलेंगे भाग। और फिर जो एक है हमारा असममित यानी कि कोई भी उसमें सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। तो जो त्रिज्या सममिति है वो क्या है, तो जब किसी फूल को 2 बराबर भागों में विभक्त करेंगे, जब किसी फ्लावर को हम 2 बराबर भागों में विभक्त करें तो उसमें क्या है, वो त्रिज्या सममिति कहलाती है। जैसे कि सरसों, धतूरा और मिर्च। यहाँ पर जो आपको एक फ्लावर दिख रहा है बच्चों, ये जो फ्लावर दिख रहा है इसको आप काटोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 समान भागों में मिल रहा है। 2 यहाँ पर देखो, ये बिल्कुल ऐसा मिल रहा है। तो इस तरह की जो सममिति है वो कैसे कहलाएगी, त्रिज्या सममिति कहलाएगी। फिर है एक व्यास सममिति, लेकिन जब फूल को केवल एक विशेष, हम यहाँ पर एक विशेष साइड से काट रहे हैं या विशेष डायरेक्शन में काट रहे हैं, वो डायरेक्शन क्या है, ऊर्ध्वाधर जो डायरेक्शन है वो है। जब हमें काटने को मिलेगा तो समतल से हम उसको जब देखेंगे तो क्या मिलेगा, वो 2 समान भागों में विभक्त हो जाएगा और इसी को हम क्या कहते हैं, एक व्यास सममित, जैसे कि गुलमोहर, सेम और केसिया। ठीक है, ये आप देख रहे हो। उसके बाद में असममिति, असममिति यानी कि आप किसी भी डायरेक्शन से काट लो, हमारे को यहाँ पे समान पार्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, मतलब कहते हैं ना ढीठ जो लोग होते हैं, वैसे ये पुष्प ढीठ है। यहाँ पर इसको किसी भी डायरेक्शन में आप काट लो, यहाँ पर कोई भी आपको इक्वल एक वो नहीं मिलेगा, मतलब एक इक्वल पार्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो पुष्प होते हैं वो असममिति होते हैं। तो इनमें कौन सा होगा, एग्जाम्पल केना। आया समझ में। अब एक पुष्प तृतीय यानी कि अब उपांगों के आधार पर उपांग कैसे पाए जा रहे हैं, तो 3 उपांग होंगे तो यहाँ पर इसको बोलेंगे तृतीय। यदि उपांग 4 होंगे तो उसको बोलेंगे चतुष्टयी, यदि उपांग 5 होंगे तो उसको बोलेंगे पंचतयी होंगे। ठीक है, अब है पुष्प सहपत्री है या फिर सपत्रहीन, यानी कि जब हमने आपने देखा था पार्ट 5 में मैंने आपको एक ब्रैक्ट, एक वो दिखाई थी कि एक टर्म होती है ब्रैक्ट। ठीक है, जिसको कैसी होती है, वो ग्रीन पेटल लाइक होती है, हाँ या ना, पेटल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि जिस पुष्प में सहपत्र होते हैं, सहपत्र क्या होते हैं, पुष्प वृंत के आधार पे, पेडिकल के पास लगा रहता है, मैंने यही बताया था। तो पुष्प वृंत के आधार पर छोटी छोटी पत्तियां होती है जिनको हम सहपत्र कहते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्रैक्ट। क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट। आया समझ में। क्यों बता रही हूँ ये,
क्योंकि जब अपन इसका आगे जा कर के 5th चैप्टर में ही हमारा फ्लोरल फॉर्मूला होता है, उसमें ये टर्म्स आएगी बच्चों, तो उसमें हमको ब्रैक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि ब्रैक्ट क्या था। ब्रैक्ट हमारा सहपत्री कहलाते हैं जब सहपत्र प्रेजेंट हो, यानी कि पेटल लाइक हमारी ग्रीन लीव्स होगी जो कि पेडिकल के पास होगी, यानी पुष्प वृंत के पास होगी। यदि ये नहीं हो तो हम इसको बोलेंगे ई ब्रैक्ट, ठीक है। यदि ये नहीं होगी तो इसको बोलेंगे ई ब्रैक्ट। जिनमें सहपत्र नहीं होते उन्हें हम सहपत्रहीन कहते हैं। तो इस तरीके से आपका 6 पार्ट भी खत्म हो गया, जिसमें हमने पुष्प के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। आगे जब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि जो एंडोशियम है, यानी कि जो नर जनन भाग है, मादा जनन भाग है, हाँ या ना। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। जब तक आप यहाँ तक नोट्स बना लीजिए, फिर मिलेंगे अपन नए पार्ट के साथ में। धन्यवाद।